हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का रोजगार विद अंकित चैनल पर। तो क्या हाल चाल है बच्चे सभी के? एक बार जुड़ जाइए सभी लोग, क्लास को लाइक करेंगे और फिर हम शुरुआत करेंगे एमटीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जैसा कि आप सभी लोगों ने कल देखा, हमने एक प्रीवियस ईयर पेपर का एनालाइज किया था, प्रीवियस ईयर पेपर को देखा था हमने। ये चीज देखी थी कि यार किस लेवल का क्वेश्चन पेपर सेट होता है। मैं जो आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा वो कहीं ना कहीं एसएससी प्रीवियस ईयर के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। क्यों? क्योंकि भाई एसएससी खुद अपने प्रीवियस ईयर के इर्द गिर्द घूमती है, तो हम क्यों डायमीटर से बाहर जाए? हम भी वहीं रहेंगे। बस हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो सवालों पे कम और कॉन्सेप्ट पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये जो क्लास है ये आपकी प्रैक्टिस क्लास है, ये कॉन्सेप्ट क्लास नहीं है। लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिस क्लास को मैक्सिमम कॉन्सेप्ट में बदलने की कोशिश करता रहता हूं, ताकि आपको हर क्वेश्चन के साथ एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन मिल जाए कि यार ये हाँ इस तरह के सवाल आए तो ये कॉन्सेप्ट से हम बहुत आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन पे कम फोकस रखना है, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा रखना है। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं आपके एग्जाम तक कराऊं, एक एक प्रैक्टिस सेट को कई कई बार प्रैक्टिस कर लेना। वहां से जितने कॉन्सेप्ट आप गेन करोगे ना, मेरा विश्वास करो एग्जाम में टू द पॉइंट आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार सभी लोग जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। चलो करें शुरुआत। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, देखिए बताएंगे सभी लोग क्या इस सवाल का उत्तर हो सकता है। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है, स्क्वायर का एवरेज बताना है। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज नहीं, उनके वर्गों का एवरेज। देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट में रिवाइज करा देता हूं। वो कह सकता था कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, वो कह सकता है कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, और वो ये भी कह सकता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तीनों चीज, संख्या का औसत, वर्गों का औसत, घनों का औसत, तीनों में कोई भी पूछ सकता है। बच्चे अगर संख्या का औसत पूछेगा, अगर संख्या का औसत पूछेगा तो आपका आंसर होता है, आपका आंसर क्या होता है? आपका आंसर होता है n+1/2। n+1/2। अगर कहेगा वर्गों का औसत, वर्गों का औसत, तो आप कहेंगे n+1 और 2n+1/6। और अगर कहेगा घनों का औसत तो क्या कहेंगे? n और n+1/2 और इसका होल स्क्वायर। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। संख्या का औसत n+1/2, वर्गों का औसत n+1, 2n+1/6 और घनों का औसत n और n+1 का होल स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। उसने वर्गों का कहा है तो ये फॉर्मूला लगाइए और अपना आंसर बताइए क्या होगा। भाई 7 संख्या है, n का मान 7 रखो, तो n+1 7 और 1 8, 2n+1 7 दूनी 14 और 1 15 और बटे 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 चौके 8 और 4 पंजे 20। आंसर कितना होगा? 20 होगा आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 20 होगा बिल्कुल सही जवाब। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सवाल को देखिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो उसने कहा किसी वर्ष में कंपनी का औसत उत्पादन, किस वर्ष में? सवाल क्या कह रहा है पहले वो तो पढ़ो। दिया गया ग्राफ 5 वर्षों के दौरान एबीसी नामक 3 कंपनियों द्वारा सूती कपड़े का उत्पादन लाख मीटर में दर्शाता है। तो ये कॉटन के कपड़े, सूती कपड़ों का उत्पादन है। ये कंपनी ए है, ये बी है, ये सी है। बच्चे ये विभिन्न वर्षों के बारे में उसने कहा है कि ये 1996, 1997, 98, 99 और 2000। 1997 में कंपनी ए का उत्पादन इतने लाख है, इतने लाख मीटर। कंपनी बी का उत्पादन 22 लाख मीटर है, कंपनी सी का उत्पादन 40 लाख मीटर है। इस तरह से उसने दिया, ग्राफ समझ लिया। उसने कहा किस वर्ष में कंपनियों का औसत उत्पादन 38 लाख मीटर से अधिक था, औसत उत्पादन। तो आप ऑप्शन से चेक करो। भाई अगर मैं बात करूंगा 1999 की, आप ना एक काम करो, औसत उत्पादन 38 लाख है ना, तो योग कितना होगा आपको औसत निकालने की जरूरत नहीं, आप जस्ट इन तीनों को जोड़ लेंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। भाई अगर औसत उत्पादन 38 लाख से ज्यादा पूछ रहा है तो योग कितने से ज्यादा पूछेगा? 3 कंपनियों की बात है प्रत्येक वर्ष, तो 3 गुणा 38, तो 3 अट्ठे 24, हासिल के 2, 3 तिया 9 और 2 11, 114।
यानी कि आप देखो कौन सी ऐसी वर्ष हैं जिनका योग 114 से ज्यादा है। औसत मत निकालो, आप इनको जोड़ोगे, बटे 3 करोगे, फिर 38 से कंपेयर करोगे। क्यों? मैं योग ही देख लेता हूं कि अगर औसत 38 है तो योग 3 गुणा 38 यानी कि 114। योग किसका 114 से ज्यादा है, चेक करेंगे भाई। अगर मैं बात करूं 1999 की, तो 1999 5 5 10 4 14 114 से ज्यादा है। ये है, एक लमसम देख लेते हैं ना, लमसम देख लेते हैं। 1999 वाला है। 1997 है क्या? 6 और 2 8 और 2 10, 6 और 2 8 2 10, 100 तो ये हो गया, 9 और 3 12 और 2 14, ये तो पूरा 114 है। 1997 को नहीं लेंगे, 1997 को एग्जैक्ट 114 को नहीं लेंगे हम तो हमें तो पूछा है 38 लाख से ज्यादा होना चाहिए, 114 से ज्यादा होना चाहिए। तो 114 से ज्यादा वाला तो 1997 थोड़ी है, ये तो एग्जैक्ट 114 है। मुझे ये थोड़ी चाहिए। तो अगर ये नहीं है तो फिर सी वाला भी नहीं होगा। डी वाले में चेक करते हैं 1998, 99 को हम चेक कर चुके हैं, 98 को और देख लेते हैं। क्या भाई 5 5 10 3 13 130 से ऊपर गया? ये भी होगा। 2000 को चेक कर लेते हैं, 5 4 9 और 5 14, ये भी गया, ये भी होगा 114 से ऊपर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, हमने 1997 को क्यों नहीं लिया बच्चे? क्योंकि ये पूरा 114 है। उसने कहा 114 से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 वर्ष के अंत में 15,000 की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 9750 है। यदि ब्याज की दर 3% कम होती तो ब्याज कितना होगा? बताओ, सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के। क्या हो सकता है इसका उत्तर? भाई 5 वर्ष के अंत में इतना ब्याज है, तो पहले दर निकाल लो, दर है कितनी, फिर दर को मैं 3% कम कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है? पहले दर तो आए मेरे पास कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना। या फिर आप इसका 3 पंजे 15% निकाल लो इसका, और उसे 9750 में से घटा दो, वो भी आपका आंसर आ जाएगा, वो भी आपका आंसर आ जाएगा भाई। पिछहत्तर सौ आ रहा है ना? चलो आप पहले वैसे देख लेते हैं भाई। पांच, पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। साधारण ब्याज कितना है? 9750 बराबर मूलधन कितना है? 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, समय 5 वर्ष है और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90, 7 15 5 75, 5 से जाएगा 13, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 13%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 13। लेकिन उसने कहा आपसे कि 3% जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कम हो, तो नई दर कितनी हो जाएगी? नई दर हो जाएगी 13 माइनस 3, यानी कि 10% की। अब आपको 5 साल का ब्याज बताना है बच्चे। अगर 10% की दर है, इसका मतलब 1 साल में 10% ब्याज मिलता है। और अगर 1 साल में 10% मिलता है तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 5 साल में मिलेगा 50% ब्याज। कितना? 50% ब्याज। तो आप 15,000 का 50% निकाल लो, 50 बटे 100, आंसर आ जाएगा 7500, यानी कि अब उसको ब्याज मिलेगा 7500, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपको इतना लंबा चौड़ा जाने की कोई जरूरत थी ही नहीं। थोड़ा सा टेक्निकल सोचे। कैसे सोचते हैं देखना, टेक्निकल किस तरह से हम सोच सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। अरे वही तो सीखने आए हो मेरे पास, सवाल को तो आप कर ही दोगे, कम समय में कैसे करें। 5 साल में 15,000 रुपए पे 9750 रुपए का ब्याज मिल रहा था। 9750 का ब्याज मिल रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था कुछ हमें नहीं पता। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% कम हो जाए तो नया ब्याज क्या मिलेगा? बच्चे रेट ऑफ इंटरेस्ट सोचो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% कम होने का मतलब कि प्रति वर्ष 3% ब्याज कम हो रहा है। अगर प्रति वर्ष 3% ब्याज कम हो रहा है तो 5 साल में कितना ब्याज कम हो जाएगा? 5 गुणा 3%, यानी कि 5 साल में आपको इतना पैसा कम मिलेगा, क्योंकि वो 3% कम कर रहा है ब्याज को।
तो 5 साल में आपको 15% कम ब्याज मिलेगा। तो भाई ये जो पहला ब्याज है ये तो है, लेकिन अगर मैं 15% निकाल लूं इस 15,000 का और उसे इसमें से घटा दूं तो मुझे पता चल जाएगा नया ब्याज कितना मिला होगा। मुझे दर निकालने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की मुझे नीड ही नहीं है। क्यों? मुझे पता है कि अगर 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल में कम होता है तो 5 साल में 15% कम होगा, और 15% आप 15,000 का निकालो, तो 15,000 का आप अगर 15% निकालते हो तो ये आएगा 2250 रुपया। यानी कि जो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, कुछ भी होगा मुझे नहीं पता, उस पर जो ब्याज मिलेगा वो पहले वाले ब्याज से 2250 रुपए कम होगा। 2250 रुपए कम होगा वो। तो 9750 में से आप 2250 आप कम करेंगे तो कितना आएगा? 7500। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सवाल पे चलेंगे। प्रथम 4 अभाज्य संख्या और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं के औसत का अनुपात। औसत का रेशियो मत लेना। रेशियो जब भी आप ले रहे हो तो याद रखना जो रेशियो एवरेज का होगा वही रेशियो योग का होगा। सम का रेशियो, आप सम का रेशियो ले लो, वही रेशियो एवरेज का आना है। तो आप पहले इनका औसत निकालो, फिर ना आप पहली 4 भाज्य संख्या को जोड़ो, पहली 4 भाज्य संख्या को जोड़ो, एवरेज औसत ले लो योग का ही, वही आंसर औसत के एवरेज का आएगा। देखो प्रथम 4 अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। और भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर है ना? कंपोजिट नंबर जो दो से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैंने कहा 3, क्या ये दो संख्याओं से मिलकर बना है? नहीं। अगर मैंने कहा 6, हाँ ये दो से मिलकर बना है, 3 गुणा 2, ऐसे इस तरह से कंपोजिट नंबर होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं, है ना? तो चलो पहली 4 अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 3, 5 और 7। और कंपोजिट नंबर भाई 4 है, फिर 6 आ गया, फिर आ गया 8। भाई जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, एक को हटा दो, एक कंपोजिट नंबर नहीं है, एक तो कुछ होता ही नहीं है, एक तो होता ही नहीं है, ना तो प्राइम ना कंपोजिट। कंपोजिट नंबर 4 से शुरू होते हैं। अब भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है और प्राइम नंबर 2 से, और 8 के बाद क्या आएगा? 9। इनका योग निकालो, 7 5 12, 12 और 3 15, 2 17, 9 और 8 17, 6 21, 17 और 6 23 और 4 27। भैया योग का जो अनुपात है वही एवरेज का रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलो ये सवाल बताओ क्या होगा? सभी लोग निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। डीलर ए और बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या सोमवार से शनिवार। देखो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, ठीक है, ये कंप्यूटरों की संख्या है। कंप्यूटरों की संख्या डीलर ए और डीलर बी। अगर मैं बात करूं, ये डीलर ए है ब्लू लाइन वाला, ये नंबरिंग दी हुई है। ये डीलर बी है। डीलर ए ने सोमवार में 75 कंप्यूटर बेचे, मंगलवार में इतने, बुध में इतने, गुरुवार में इतने और बृहस्पतिवार में इतने। डीलर बी ने। सर अगर टेबल का ही काम है तो फिर लाइन का क्या काम है? कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको एज ए रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी सीधी सी जा रही है ना, तो रिप्रेजेंट करने के लिए चीजें हैं। आपको इस ग्राफ की जरूरत नहीं, आप टेबल से भी चीजें कर सकते हो, टेबल से भी आप चीजें कर सकते हो। देखना, उसने कहा डीलर ए, सवाल यहां से शुरू है, यहां से शुरू है। डीलर ए द्वारा सोमवार मंगलवार और शुक्रवार को बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या। तो डीलर ए द्वारा सोमवार मंगल और शुक्र, डीलर ए ये रहा। सोमवार को कितने हैं डीलर ए के? डीलर ए के सोमवार को 75, मंगलवार को 80 और मंगल के बाद में शुक्रवार को कितने हैं? 78। इनको जोड़ लो, कितने? 75, 80 और 78, ये हो जाएंगे। बात कर रहा है डीलर बी की। डीलर बहुत आराम से करना है ग्राफ के क्वेश्चन को, थोड़ा सा कूल माइंड होकर, क्योंकि ये फ्री के नंबर देके जाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर आपको मिलते हैं। तो उसने कहा डीलर ए का हो गया। डीलर बी की बात कर रहा है। डीलर बी द्वारा बुधवार, गुरुवार और शनिवार
डीलर बी द्वारा बुधवार, डीलर बी ये रहा, बुधवार, गुरुवार और शनिवार, इनको अलग जोड़ लो, 60, 80 और 75, 60, 80 और 75 जोड़ो भाई। 8 5 13 हासिल का 1, 8 7 7 7 14, 14 और 8 22 और 1 23, इसको जोड़ेंगे 5, 8 6 14, 14 और 7 21, 215। उसने कहा अंतर बताना है, तो 233 और 215 का अंतर कितना है? 18। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस सवाल में देखते हैं क्या है इस सवाल में, बताइए। उसने आपसे कहा कि 6 आदमी और 10 लड़के इसी प्रकार 2 आदमी और 20 लड़के समान कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अमर कुमार भाई, हमारी ऑनलाइन कोचिंग चलती है, ऑफलाइन कोचिंग है ही नहीं हमारी। अब इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है, घर पे बैठ के फोन पे आराम से बैठ के देखो, यहां पर आकर क्या स्टूडियो है हमारी, ऐसी कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं है बच्चे। चलो 6 आदमी और 10 लड़के इस प्रकार 2 आदमी और 20 लड़के समान कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां इस लाइन से आप क्या समझे? इस लाइन से आप समझे कि जो 6 आदमी और 10 लड़कों की क्षमता है ना, वो 2 आदमी और 20 लड़कों की क्षमता के बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर 6 आदमी और 10 लड़के लग जाएं तो भी काम 12 दिन में हो रहा है, और अगर 2 आदमी और 20 लड़के लगे तो भी काम 12 दिन में हो रहा है। इसका मतलब अगर 12 दिन में ही काम कंप्लीट हो रहा है तो जो एफिशिएंसी 6 आदमी और 10 लड़कों की है वही एफिशिएंसी 2 आदमी और किसके 20 लड़कों के बराबर है। यहां से एक व्यक्ति और एक लड़के की क्षमता का रेशियो बता दो क्या होगा। मैं बात करता हूं 6 आदमी यानी कि 6 मैन और प्लस 10 बॉयज, जो इनकी एफिशिएंसी है वो किसके बराबर है? वो किसके भाई, ये कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। और ये टोटल काम हो गया। लेकिन अगर ये काम को 2 मैन और 20 बॉयज लगे, कितने? 20 बॉयज लगे, तो भी काम 12 दिन में हो रहा है। यहां से आप एम और बी का रेशियो निकालो, वो इनकी एफिशिएंसी, उनकी क्षमता का रेशियो आएगा। जल्दी से बताओ क्या होगा सभी लोग। 12 से 12 गया, कितना आएगा भाई? ये एम इधर आएगा, 6 में से घटेगा 2, कितना आएगा? 4 एम। ये 10 उधर जाएगा, कितना बचेगा? 10 बी। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अगर मैं बात करूं एम और बी के रेशियो की, आप कहेंगे एम के सामने 5 और बी के सामने 2। ये इनकी एफिशिएंसी, इनकी क्षमता का रेशियो आ गया, एक आदमी और एक लड़के की क्षमता का। ठीक है, अब आपको निकालना है टोटल वर्क, कुल कार्य है क्या। एम का मान यहां पर रखो और बी का मान यहां पर, टोटल काम यहां से निकाल लो। यहां से भी आ जाएगा, एम का मान 5 और बी का मान 2 रखोगे सेम आएगा। तो मैं m का मान 5 और b का मान 2 रखता हूं। m का मान 5 रखूंगा तो 5 छंग 30, प्लस b का मान 2 रखूंगा 10 दूनी 20 गुणा 12। ये टोटल काम आ गया, कितना? 50 गुणा 12। बच्चे टोटल काम मुझे मिला 50 गुणा 12। क्या बोल रहा है? हम्म। ठीक है, तो चलो कितना आएगा? 50 गुणा 12, टोटल वर्क आ गया इतना। उसने कहा 10 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, 10 बॉयज। बी का मान 2 रखिए तो कितना आ गया? 10 गुणा 2, क्षमता है 20, काम करवाना है 50 गुणा 12, और क्षमता कितनी है? 20 की, बटे 20 कर देंगे। 2 छिक्के 12 और 5 छंग 30। आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। शेखर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करता है। वह जल्दबाजी में था, आपकी तरह जल्दबाजी में था। जो आप कहते हो ना जल्दी चलो, फास्ट कराओ फास्ट कराओ, वो शेखर आप ही हो। वो जल्दबाजी में था, इसीलिए वह वापसी यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑटो रिक्शा से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? टारगेट गवर्नमेंट जॉब। सॉरी सर, बट आप क्वेश्चन का लेवल ये नहीं है जो आप करा रहे हो। 2021 के सेट कराओ मेरे भाई। 2021 के पेपर देखे हैं आपने? 2021 का ही पेपर है। मुस्कुराओ क्योंकि आप कंफ्यूज आ गए हो। ये 2021 का ही पेपर है।
जो मैं करा रहा हूं तुम्हारे सामने। कल भी 2021 का कराया था, आज भी 2021 का, और आप कह रहे हो गुरुजी बुरा मत मानना लेकिन ये लेवल नहीं है, 2021 का सेट कराओ। अब मैंने कह दिया ये 2021 का सेट है, तो अब आपके दिमाग में बात सेट हो गई कि हाँ यार यही लेवल है, मतलब आप गलत साबित हो गए। इसका मतलब आपने 2021 के पेपर करे ही नहीं है, और जब आपने 2021 के पेपर करे ही नहीं है तो फिर आप कह क्यों रहे हो? टेंशन मत लो, जो करा रहा हूं बढ़िया करा रहा हूं। विश्वास अगर नाम की कोई चीज है तो फिर एग्जिस्टेंस है, अगर विश्वास नाम की कोई चीज नहीं है तो फिर एग्जिस्टेंस नाम की कोई चीज बनती ही नहीं है। देखो शेखर, अगर आप सेम डिस्टेंस को 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाते हो और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आते हो, तो जो एवरेज स्पीड का रेशियो होता है ना, एवरेज स्पीड का औसत चाल, वो होता है 2ab/a+b। 2ab/a+b। 8 की से गया और 24 की से आया, यानी कि a का मान 8 और b का मान 24। रखिए और आंसर बताइए क्या होगा भाई। 2 × 8 × 24/8 + 24 यानी कि 32। 8 चौके 32, 4 छिंग 24 और 6 दूनी 12। कितना आएगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। बच्चे ये एमटीएस का पेपर दे रहे हो यार, आप ना, आपके दिमाग में ना मेरी तरह, मेरे दिमाग की तरह आपके दिमाग में शॉर्ट सर्किट है। मेरे दिमाग में भी शॉर्ट सर्किट है, मैं मानता हूं आपके दिमाग में भी शॉर्ट सर्किट हुआ पड़ा है। आप ना चीजों को सोचते हो कि जो ये चीज चल रही है ना, इससे ऊपर जाएगा, इससे ऊपर जाएगा, इससे ऊपर। कभी ये कॉन्फिडेंस करते ही नहीं हो कि हाँ जो चल रहा है ठीक चल रहा है। एमटीएस का पेपर देने जा रहे हो आप, मल्टीटास्किंग का, इसमें लेवल अप नहीं जाएगा, यही रहेगा जो है सामने, देख लेना आप। चलो, शंकु छिन्नक के आकार वाली बाल्टी की शीर्ष और तली की त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। बाल्टी की गहराई 24 सेंटीमीटर है, तो बाल्टी की धारिता वॉल्यूम बतानी है, क्या होगी? है ना? तो देखो जो छिन्नक होता है ना, बाल्टी देखा है क्या होता है? ये होता है बाल्टी, ये बाल्टी होती है, इसी को छिन्नक बोलते हैं, शंकु छिन्नक बोलते हैं इसको। ये ऊपर वाला रेडियस कैपिटल आर होता है, नीचे वाला रेडियस स्मॉल आर होता है। यहां से यहां तक की जो दूरी होती है ना, ये आपकी हाइट होती है। ठीक है, इसकी जो धारिता होती है ना, इसकी धारिता जो इसकी वॉल्यूम होती है, उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई, लिख लेंगे सभी लोग, r² प्लस स्मॉल r² प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r इंटू h। ये इसकी धारिता होती है, इसकी वॉल्यूम होती है छिन्नक की। एमटीएस में छिन्नक से सवाल बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। फ्रस्ट्रम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, फ्रस्ट्रम, फ्रस्ट्रम बोलते हैं ना, फ्रस्ट्रम से सवाल एमटीएस बनाता है। हालांकि सीजीएल में फ्रस्ट्रम से सवाल नहीं आते हैं, एमटीएस में फ्रस्ट्रम से सवाल आते हैं। तो ये आप फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट रखिए। स्मॉल कैपिटल आर कितना है? त्रिज्या ये 20 है। स्मॉल आर कितना है? ये स्मॉल आर 10 है। और गहराई 24 सेंटीमीटर, 24 है, सब कुछ दिया हुआ है, आप आंसर बताना है। भाई पाई से डिविजिबल हो सकती है क्या मेरा आंसर? पाई का डिविजिबल हो जाएगा क्या? 11 का डिविजिबिलिटी है कहीं? नहीं, 2 है संख्या, 3 है, बल्कि हमें करना ही पड़ेगा। देखो 1/3, पाई का मान 22/7, कैपिटल आर स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, स्मॉल आर स्क्वायर 100 और 10 गुणा 20 200 और इंटू एच, एच का मान कितना? 24। तो 3×8 = 24, 8 बार जाएगा, 22/7 इंटू 8, और ये कितना है? 4 2 6 और 1 700, ये 100 बार, 22×8 176 और लास्ट में 2 जीरो। आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट। किसी ट्रक चालक को कुल 260 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। वह पहले 75 मिनट तक 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रक चलाता है और अगले 90 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रक चलाता है। 4 घंटे में पूरी यात्रा करने के लिए उसे किस चाल से शेष दूरी को तय करना होगा? हमें सारी चीजों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारी चीजों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अभी देखते हैं।
सवाल को एक बार फिर से देखते हैं। सवाल ने कहा कि ट्रक चालक को ना 260 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। लिख लेते हैं ऊपर भाई, 260 किलोमीटर उसे टोटल जाना है और कितने घंटे में, 4 घंटे में उसे कंप्लीट करनी है ये दूरी। उसने पहले 75 मिनट 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया वो, तो समय को भी देखते रहेंगे कितना उसने समय वेस्ट मतलब कंप्लीट कर लिया और दूरी कितनी कर ली। देखो अगर वो 75 मिनट में 56 की स्पीड से कितनी दूरी चलेगा भाई, 75/60 समय और चाल से मैं गुणा कर दूंगा तो इतनी दूरी चलेगा। और कितनी मिनट में, 75 मिनट वो ले चुका है। ठीक है, वो 4 घंटे में से बाद में माइनस करेंगे, इतनी दूरी चला 75 मिनट में। तो 15×5 75, 15×4 60, 4 से जाएगा 14 और 14×5 70, यानी कि 70 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए उसने। कितने, 75 मिनट में उसने 70 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया। उसने फिर आगे चलते हैं, उसने कहा और 90 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, भाई 90 किलोमीटर और चल गया। कितने समय में भाई, दूरी चली 90 और चाल कितनी है 60, तो कितना, 3 × 9 3 दूनी 6, 3/2 कहो या 1.5 घंटा कहो। 3/2 का मतलब होता है 1/1 सही 1/2 घंटे। 1.5 घंटे कहो या 90 मिनट कहो, एक ही बात है भाई, 60 मिनट और 30 मिनट। 90 मिनट में उसने 90 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। 75 मिनट यहां हो गए। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 9 और 7 16, 160 किलोमीटर की दूरी। कितने मिनट में, 75 और 90, 5, 9 और 7 16, 165 मिनट में। बच्चे यहां पर देखना, 165 मिनट में वो 160 किलोमीटर चल चुका है। 165 मिनट में 160 किलोमीटर वो चल चुका है। अब उसे चलना कितना है ये निकालना है हमें। वो चल कितना चुका है वो हमने निकाला, और उसे चलना कितना है अभी। टोटल उसको 260 किलोमीटर चलना है, 160 किलोमीटर वो चल चुका है, तो शेष दूरी कितनी बची, शेष दूरी कितनी बची। आप कहेंगे कि सर शेष दूरी है 100 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की है, शेष दूरी है 100 किलोमीटर की। और समय कितना बचा भाई, 4 घंटे हैं। 4 घंटे को अगर आप मिनट में बदलोगे तो 4 × 60 यानी कि 240 मिनट। 240 मिनट है और 165 मिनट कंप्लीट हो चुकी हैं, तो शेष कितना बचा, समय कितना बचा, 240 मिनट में 165 मिनट कंप्लीट हो चुकी हैं, तो आप कहेंगे 75 मिनट बची। 240 में से 165 घटा दो। 75 मिनट में उसे 100 किलोमीटर चलना है, तो चाल क्या होगी, चाल पूछा, दूरी बटे समय। 75 मिनट और घंटा में करने के लिए इंटू 60 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 15×5 75, 15×4 60, 5 से जाएगा 20 और 20×4 80। आंसर कितना होगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना, आराम से देखना, कमेंट पे ध्यान दोगे नहीं आएगी चीजें समझ में, क्योंकि मैं आपका हाथ तो रोक नहीं रहा, मेरे बोलने से तो आप कमेंट रोकोगे नहीं, कहने से रोक सकते हो अगर 1% समझना है तो। देखना, उसने कहा कोई ट्रक को ना 260 किलोमीटर जाना है 4 घंटे में। अब उसने बीच में रफ्तार बढ़ाई है घटाई है, वो हम देखते हैं। उसने कहा कि पहले 75 मिनट में वो 56 की स्पीड से जाता है, तो भाई 4 घंटे हैं, 75 मिनट कंप्लीट कर लिए उसने, कितनी दूरी चली, समय गुणा चाल। 75/60 घंटे में बदलने के लिए चाल है 56, यानी कि 70 किलोमीटर चल गया 75 मिनट में। आगे उसने कहा कि 90 किलोमीटर 60 की स्पीड से गया, तो 90 किलोमीटर यहां पे लिख लिया। 60 की स्पीड से गया तो कितना समय लगा होगा उसे, दूरी बटे चाल, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट। अब टोटल समय कितना लग गया उसे, 75 मिनट तो ये रहे और 90 मिनट ये रहे, टोटल उसे 165 मिनट लग गए। टोटल 165 मिनट लग गए। ठीक है, 165 मिनट टोटल लग चुके हैं। और दूरी कितनी चल गया, 160 किलोमीटर। लेकिन उसे टोटल 4 घंटे, 4 घंटे का मतलब मिनट में होता है 240 मिनट। 4 घंटे का मतलब होता है 240 मिनट। 240 मिनट में दूरी तय करनी है 260 किलोमीटर की, और वो 165 मिनट चल चुका है, तो यानी कि अभी 75 मिनट उसके पास बचे हुए हैं। 240 में से आप 165 घटाओगे, और दूरी कितनी बच रही है भाई, 160 किलोमीटर वो चल चुका है, 260 जाना है, 100 किलोमीटर की दूरी चाल निकालनी है। दूरी बटे समय, दूरी बटे समय घंटे में बदलने के लिए गुणा 60, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट,
चलो, एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी 280 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 सही 3/4 घंटे में पूरी करता है। उसी दूरी को 7 घंटे में पूरी करने के लिए उसकी चाल क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले तो दूरी पता करनी है। दूरी मतलब होता है चाल गुणा समय। दूरी मतलब होता है चाल गुणा समय। तो दूरी कितनी है भाई? चाल तो उसकी 280 किलोमीटर प्रति घंटे। समय कितना लगा? 4 सही 3/4। 4 चौके 16 और 3 19/4। तो 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28। ये कितना होगा? 19 सत्ते 133। 1330 किलोमीटर की दूरी है। 1330 किलोमीटर। सवाल ने कहा अब उसे 7 घंटे में इसको तय करना है, तो चाल कितनी होगी? चाल मुझे पता है, चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 1330। समय कितना लेना है उसको? 7 घंटे। ये आ जाएगा 190 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, चलो, एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 4 मीटर है और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया CSA 19.5 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी वॉल्यूम, इसका आयतन क्या होगा? देखो, लंबवर्तीय बेलन ये होता है, ये हमारा होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये इसकी त्रिज्या होती है, यहां से यहां तक इसकी हाइट होती है। इसकी बात करेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। यही वक्र पृष्ठ होता है इंग्लिश में, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये होता है 2πRH। फॉर्मूला बच्चे, अगर आपको मेंसुरेशन के सवाल करने हैं ना, 2 सवाल आएंगे, कंफर्म है, 2 सवाल आएंगे मेंसुरेशन के। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता क्या है। फॉर्मूला पता है तो आप 2 सवाल मेंसुरेशन के कर जाओगे। हल्के में मत लेना एमटीएस को। कितने पे कट ऑफ लगती है पता है तुम्हें? 85 नंबर पे लगती है 100 में से। तो हल्के में तो लेना ही मत। केवल आप 15 नंबर की छूट दे सकते हो 100 में से। 15 नंबर की छूट, यानी कि हर सेक्शन में, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो, हर सेक्शन में आपको कितना स्कोर करना होगा? 20-20 नंबर से प्लस करना होगा। 20-20 को 25-25 के 4 सेट आते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर का होता है वहां पर इसमें। तो जीएस में भी 20 प्लस स्कोर करना है, इंग्लिश में भी 20 प्लस, मैथ में भी 20 प्लस और रीजनिंग में भी 20 प्लस। 25 में से केवल 2-2 3-3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए, CSA 2πRH होता है। तो 2 गुणा पाई का मतलब 22/7। आर का मतलब कितना है? त्रिज्या दी हुई है 4, और इंटू एच का मान निकालेंगे, ये 19.5 है। पॉइंट हटाएंगे बच्चे, बटे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 19.5 मीटर स्क्वायर। किसी से कट रहा है क्या ये? 2 से 7 से कट रहा है। 7 दूनी 14 5, नहीं, 4 से भी नहीं कट रहा है। तो फिर क्या करें? πr² फिर तो हमें बहुत कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं भैया, एच का मान डायरेक्ट निकाल लेते हैं यहां से। कितना होगा? एच बराबर क्या होगा? 19.5/10 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा। 2 गुणा 22 गुणा 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा 22 यहां पर आ जाएगा। या फिर अगर हमें ऐसे निकालना है तो फिर हम, चलो ऐसे रहने दो, पाई को पाई ही रहने देते, मैं तो ये कहता हूं। अब हमें सिलेंडर की आयतन चाहिए, वो πr² होता है। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 4, 4 का स्क्वायर 16। एच का मान ये उठाकर यहां पर रख दो, एच का मान उठाकर रख दो 195, 119.5 थोड़ी, 195 इंटू 7/10 गुणा 8 गुणा 22, यही है ना? 10 10 आएगा। 10 गुणा 8 इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो, क्या होगा? तो देखो भाई, 22/7, 7 से 7 गया, 22 से 22 गया, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10 और 5 तिया 15, 5 नाम 45। कितना आ रहा है? 39 आ रहा है, और आपका आंसर क्या होगा? 39 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं और उनकी उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन कॉमन जो कॉर्ड होती है की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, उनके केंद्र के बीच की दूरी क्या? बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। उसने कहा दो सर्कल हैं और वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये उन्होंने इंटरसेक्ट प्रतिच्छेदित कर दिया। यहां पर उनके कहीं सेंटर है, ये उनके कहीं सेंटर है। उसने कहा जो उभयनिष्ठ जीवा है ना, कॉमन टेंजेंट, देखो कॉमन कॉर्ड, कॉमन टेंजेंट कॉमन कॉर्ड, ये कॉमन कॉर्ड की लंबाई उसने दे दी। बच्चे जो भी ये इसको काटेगा ना, ये इसको दो हिस्सों में तोड़ देगा। अगर कॉमन कॉर्ड उभयनिष्ठ जीवा 16 सेंटीमीटर है तो ये वाली 8 की हो जाएगी और ये 90 डिग्री पे काटेगा इसको। आपको पता है ना कि कोई भी यहां पर अगर जीवा पे कोई सेंटर से लाइन खींची जाती है उसको 90 डिग्री पे काटती है। अब देखिए उसने कहा कि ये जो रेडियस है ये 14 है और जो ये रेडियस है ये कितना है? 10 है। आपको ये वाली लाइन बतानी है O1 O2 का मान, O1 O2 से यहां तक की लंबाई बतानी है। पाइथागोरस लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम का सवाल है ये, पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहां पर देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, ये लाइन अगर 8 है, ये अगर 10 है, क्या ये वाली लंबाई पाइथागोरस से 6 हो जाएगी? यहां से यहां तक की दूरी क्या 6 हो जाएगी? 6 8 10, 6 8 10 हो जाएगी यहां से यहां तक। अब मुझे केवल ये दूरी चाहिए, ये दूरी निकाल लूंगा, 6 में जोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा। तो ये दूरी क्या होगी भाई? इसमें हमारी पाइथागोरस नहीं लगेगी, ओ सॉरी ट्रिपलेट नहीं मिलेगा, हमें हमें निकालनी पड़ेगी ये दूरी, ये दूरी निकालनी पड़ेगी। m मान लिया तो O1 m का स्क्वायर बराबर क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 64, 6 में से 4 गए 2, 19 में से 6 गए 13। ठीक है, O1m बराबर अंडर रूट ऑफ 132। इसको कितने में तोड़ दें? कितने में तोड़ दें इसको? 4 गुणा 33 कर दें, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 33 बचेगा, 33। यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 2 रूट 33 है। आपसे ये पूरी दूरी पूछी है तो आप इन दोनों को जोड़ दो, कितना है कि 6 प्लस 2 रूट 33। कहीं ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, 6 प्लस 2 रूट 33। नेक्स्ट, किसी वर्ष में एक परिवार की औसत मासिक व्यय पहले 3 महीने में 10,000, अगले 4 महीनों में 12,500 और अंतिम 5 महीनों में 13,500। यदि उस वर्ष की बचत 32,500 है तो मासिक आय का 70%। पहले उसकी वार्षिक आय निकालो भाई, आप उसका वार्षिक खर्चा निकालो। पहले टोटल है कितना, कि अगर पहले 3 महीने के लिए मासिक औसत खर्चा 10,000 है तो 3 महीने का टोटल खर्चा कितना है? आप कहेंगे सर 3 गुणा 10,000 टोटल खर्चा, 3 महीने का खर्चा आ गया 30,000 रुपया टोटल। अगले 4 महीने का औसत 12,500 है तो अगले 4 महीने का टोटल खर्चा कितना है? 4 गुणा 12,500, 12,500, ये आ जाएगा 50,000। क्लियर है भाई? 12 चौक 48, 5 चौके 20। अंतिम 5 महीने का 13,500 है औसत खर्चा, तो अंतिम 5 महीने का टोटल कितना हो गया? आप कहेंगे सर 0 0, 5 पूरे 25 हासिल के 2, 5 तिया 15, 2 17 हासिल का 1, 5 एंगम 5 और 67,500। टोटल कुल खर्चा कितना हो गया पूरे 1 साल का? पूरे 1 साल का क्या करेंगे? जोड़िए, 2 2 जीरो लास्ट की हटा दो, ये तीसरी 0 0 0 5, चौथी संख्या 0 0 7, 5 3 8, 8 6 14, ये आ गया 1,47,500। ये टोटल खर्चा किया उसने पूरे साल में। पूरे साल में बचाया कितना? 32,500। तो अगर मुझे
आय निकालनी है, वार्षिक आय, अगर मुझे वार्षिक आय निकालनी है तो 1,47,500 में मैं 32,500 जोड़ दूंगा। भाई क्या आप खर्चे में अगर बचत को जोड़ देते हो तो आपकी इनकम मिल जाती है, आपकी इनकम मिल जाती है। तो टोटल पूरी वार्षिक इनकम कितनी है वो मुझे बता दो भाई। 200, 5 और 5 10, हासिल का 1, 7 2 9 और 1 10, हासिल का 1, 4 3 7 और 1 8, यानी कि 1,80,000 ये पूरी वार्षिक इनकम है उसकी। मुझे तो मासिक आय चाहिए, तो मासिक आय कितनी हो जाएगी? मासिक आय कितनी हो जाएगी? आपके तरफ से आंसर आएगा सर 1,80,000 को 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये 12 महीने की 1,80,000 है। तो एक महीने की कितनी बटे 12 कर देंगे, कितना जाएगा? 15 बार 15,000। 15,000 रुपया वो एक महीने में कमा रहा है। लेकिन उसने मासिक इनकम नहीं पूछी, उसने उसका भी 70% पूछा है। 70% पूछा है, तो 70% निकालो 15,000 का। 20 से 20 खत्म, 15 सत्ते 105। आंसर कितना होगा? 10,500। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ी। 7 का मल्टीपल शायद आपको 2 मिल रहे होंगे, पिछले वाले में एक बार चेक कर लेना। वो आपकी कॉल है। अनीस राजपूत कह रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 12 एग्जाम में छोड़ना ठीक रहेगा? चार्ज वार्ज नहीं करते क्या? हम्म? अब इसमें भी 2 ही हैं। सेल का थोड़ा गौर करो सर। चलो कमेंट दिखाना। चलो भाई, थोड़ी सी सेल के, हाँ बैटरी प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं, हो गई वो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इतना एडजस्ट कर लेंगे यार, हम एक फैमिली तो है, क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है ऐसा। तो 5 महीनों में कारखाने में वास्तविक उत्पादन, यानी कि लक्ष्य हुआ, टारगेट हुआ कि जनवरी में 60,000 एसी उत्पादन करने, लेकिन हो गए 70,000। फरवरी में 30,000 का टारगेट था, हो गए 50,000। ऐसे इस तरह से उनका टारगेट और उनका क्या कहते हैं वास्तविक प्रोडक्शन है। उसने कहा मई के महीने में एसी का वास्तविक उत्पादन, मई के महीने में एसी का वास्तविक उत्पादन, तो मई के महीने में वास्तविक उत्पादन ये है ऑरेंज वाला। मई के महीने में एसी का वास्तविक उत्पादन कितना है? 120। 5 महीने के औसत लक्षित उत्पादन का। तो भैया लक्षित उत्पादन ब्लू वाले को जोड़ो, उसका एवरेज निकालो।
उसका एवरेज निकालो। तो जोड़ेंगे कितना, 60 और 30 90, 9 और 8 17, 170, 170 और 9 17 और 9 कितना होता है 26, 260, 260 और 100 360। क्या सही जोड़ा मैंने, एक बार बता देना भाई। 60 30 90 9 9 18 180, 180 और 180 260, 260 और 100 360, 360 आ गया टोटल लक्षित 360। लेकिन ये हमें एवरेज निकालना है, 5/5 कर देंगे। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। ये एवरेज लक्षित आ गया जो उसने पूछा है। एवरेज लक्षित से कितने परसेंट अधिक है, कौन, ये 120। 120 जो मई के महीने में वास्तविक है, ये 72 से कितने परसेंट ज्यादा है, आपको ये बताना है। 72 से कितने परसेंट ज्यादा है। तो जोड़िए कितना है भाई, डिफरेंस देख लो, 28 और 20 48, 48 ज्यादा है ना। तो 48 ज्यादा है किससे, 72 से। 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 2/3 इंटू 100, ये लगभग 67% के आसपास जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला सवाल ना एक गजब का सवाल है। आप ट्राई करना इस सवाल को, मैं कराऊं, मजा आ जाएगा इस सवाल में। ए और बी की आय का अनुपात 1:2 है, उनके खर्चे का अनुपात 2:3 है। यहां से सवाल में उसने बहुत इंटरेस्टिंग बनाया सवाल को, कि यदि बी का खर्चे का 80% ए की आय के बराबर है। यहां से उसने सवाल में इंटरेस्ट डाला है। पहले तो आप रेशियो देखो, ए और बी, ए और बी, उनकी इनकम, उनकी आय का रेशियो क्या है, उनकी आय का रेशियो है 1:2। गुरुजी मुझे आपसे कुश्ती खेलनी है, कुश्ती खेलनी है। अबे पढ़ ले मेरे भाई, पढ़ ले, कुश्ती खेलनी है। शरीर तुम्हारा ऐसा होगा कि अगर तुम्हें एक गिलास दूध अगर बिना पानी का पिला दिया जाए ना, तुम्हें चक्कर आ जाएंगे 10 मिनट, वो भी नहीं झेलेगा तुम पे। कुश्ती खेलनी है। एक प्लेट छोले भटूरे में 4 घंटे सोते हो, तुम पे झिलते नहीं है वो। कुश्ती खेलनी है। अब पढ़ लो, जो काम की चीज है वो कर लो मेरे भाई, जो तुम्हारे हाथ में है। चलो, ए और बी की आय का अनुपात 1:2 है। उसके खर्चे का रेशियो कितना है, उनके खर्च का रेशियो कितना है, उनके खर्च का रेशियो है 2:3। अब सवाल ने आपसे क्या कहा, वो चीज हमें थोड़ी सी यहां पर गौर करनी है। वो चीज हमें थोड़ी सी यहां पर गौर करनी है कि जो बी के खर्चे का 80% ए की आय के बराबर है, तो बी का खर्चा, बी का खर्चे का 80%, बी के खर्चे का 80%। बच्चे इसको मैं 1R और 2R मान लेता हूं, इसको 2T और 3T, ये अलग अलग फैक्टर है। तो बी का खर्चा कितना है भाई, खर्चा बी का है 3T, और 3T का 80%, 80% है 4/5। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये है आपके 3T का 80% किसके बराबर है, ए की आय के बराबर। ए की आय कितनी है, 1R, 1R, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, टी और आर का रेशियो बना सकते हो, 4 तिया 12/5 टी बराबर आर। टी को मैं उधर ले जाऊं तो R/T कितना आ गया, 12/5 R/T, यानी कि R का मान आप 12 रख सकते हो, T का मान आप 5 रख सकते हो। T का मान 5 रख सकते हो, R का मान 12। तो रखिए, गेट खोल दे भाई, लाइट गई तो, है ना। तो R का मान 12 रखिए, T का मान 5। तो R का मान 12 रखेंगे, ये 12 हो जाएगा। T का मान 5 रखेंगे, 5 दूनी 10। R का मान 12 रखेंगे, 12 दूनी 24। और T का मान 5 रखेंगे, 5 तिया 15। अब आप देख लो क्या उसने पूछा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। यहां तक तो चीजें क्लियर थी जैसे मैंने रेशियो लिखा। फिर उसने कहा कि बी के खर्चे का 80% ए की इनकम के बराबर है। मैंने ऊपर फैक्टर आर लगा दिया, नीचे टी, ये अलग अलग होते हैं। उसने कहा बी के खर्चे का 80%, बी का खर्चा तो 3T था, तो उसका 80% 4/5 ए की आय के बराबर है। ए की आय 1R हो जाएगी। यहां से आर और टी का रेशियो 12/5 निकाल लिया मैंने। आर की जगह 12 और टी की जगह क्या रखा, 5, 4/5। अरे 80% का फ्रैक्शन कितना होता है, 80/100, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, ठीक है। तो अब आप देखिए बचत कितनी होगी, बचत का रेशियो पूछा है ना, बचत का रेशियो। मुझे एक बात बताओ, 12 रुपए कमाए, 10 अगर उसने खर्च कर दिए
तो कितना बचाया 2 रुपया। अगर 24 रुपए कमाए और 15 खर्च कर दिए तो कितना बचाया 9 रुपया। बचत का रेशियो आ गया 2:9। ऑप्शन नंबर सी, यही आपको करना है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। एक किसान ने अपने खेत में फसल उगाने के लिए साहूकार से 1,32,000 रुपए उधार लिए। यह भी बहुत गजब का क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन मांगेगा आपसे। इसमें आपसे वो कैलकुलेशन मांगेगा क्या, कि किसान ने अपने खेत में साहूकार से 1,32,000 रुपए उधार लिए। ब्याज की दर 12.5% वार्षिक है, बहुत अच्छे, जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि पर होती है। 2 वर्ष के अंत में भाई किसान है, नहीं चुका पाया, उसने कहा 1,07,62,000 और अपना स्कूटर। देखा कितना सेक्रीफाइस किया किसान ने, स्कूटर भी ले जाओ, 1,07,000 भी ले जाओ, तब उसने पूरा यहां पर एडजस्टमेंट किया। कितनी दुख भरी कहानी है, को उसे अपना इकलौता स्कूटर भी देना पड़ा। अब हमें बताना है स्कूटर कितने रुपए का था, स्कूटर कितने रुपए का था, यह हमें बताना है। मुझे एक बात बताओ, अगर उसने 1,32,000 रुपया उधार लिए, ए होगा 15 का, बी ए पूछा है, क्या पूछा है उसने कहा बी और ए की बचत का रेशो। अच्छा, बी और ए की पूछा है ना बच्चे, फिर 2-9 नहीं होगा, बी और ए पूछा है, तो बी और ए पूछा है तो 9-2 हो जाएगा, कोई बात नहीं। बी ए पूछा है ना तो 9-2 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा बच्चे, सी नहीं होगा, बी और ए पूछा है, कोई बात नहीं। सवाल इस पे आओ, वो कर लिया आपने, वो सीख गए आप। यहां पर आओ, 1,32,000 रुपए उधार लिए, 2 साल में 12.5% के हिसाब से कितने रुपए हो जाएंगे, कितने उस किसान भाई साहब को लौटाने हैं, ये हमारे पास टारगेट है। तो 12.5% का फ्रैक्शन अगर मैं आपसे कहूं, आप कहेंगे 1/8, 1/8 कहेंगे, यानी कि पहली साल वो पैसा 8 से बढ़कर 9 हो जाएगा, दूसरी साल भी 8 से बढ़कर 9 हो जाएगा। 2 साल की बात करी है, गुणा करेंगे 8 8 64, 9 नाम 81, यानी कि मूलधन अगर 64 रुपए था तो वो 81 रुपए बन गया, 81 रुपए बन गया। तो भाई 64, 1,32,000 64 यूनिट का मान है। एक यूनिट का मान कितना है, 1,32,000 बटे 64, और मुझे तो 81 यूनिट का मान बताना है। 81 यूनिट, एक यूनिट का मान कितना होगा बताइए। 4 से 4 16 64, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33,000। ठीक है, एक यूनिट का मान, तो भाई 81 यूनिट का मान कितना होगा, 33,000 बटे 16 गुणा 81, ये आप बताएंगे। इतना पैसा उसे लौटाना है, जो पैसा लौटाना है उसमें से ये 1,07,062 घटा देना, जो पैसा बचेगा वही स्कूटर का पैसा बचेगा, है ना भाई। इतना पैसा तो उसका 2 साल बाद लौटाना है उसे, इतना पैसा, और इतने पैसे में से उतने इतना तो दे दिया और बचा हुआ स्कूटर, तो इसमें से अगर मैं ये पैसा घटा दूंगा तो स्कूटर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी कि स्कूटर की वैल्यू क्या है। आवाज 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 थोड़ी सी लो करवा दे ना, ना बहुत ज्यादा हीट होगी, थोड़ी सी करवा दे बस। 1/8 12.5 का फ्रैक्शन होता है मेरे भाई, ये भिन्न होता है 12.5 का। 1/8, अनीस भाई शायद आपने बेसिक नहीं पढ़ा है अभी, परसेंटेज का, है ना। तो देखिए ये कितना है, कोई मुझे बताएगा यार। मैं फिर इसे थोड़ा सा अजम्पशन से करूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। मैं इसे अजम्पशन से कैसे करूं, मैं इसको 80 मान लूं, 81 निकालना था, कोई बात नहीं मैं 80 मान लेता हूं, ऊपर नीचे थोड़ा सा आंसर एडजस्ट कर लेंगे हम, देखते हैं होगा या नहीं होगा इस तरह से। 16 पंजे 80, क्योंकि पूरा पूरा कट रहा है, 81 को मैंने 80 मान लिया, ऐसे थोड़ा एजम्पशन से करते हैं, अप्रोक्सीमेशन से करते हैं। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1,65, 1,65,000 रुपया, इतना पैसा उसे लौटाना है, इतना पैसा उसे लौटाना है 1,65,000 बच्चे। हालांकि यहां पर 81 था, मैंने 80 क्यों किया, क्योंकि ये 16 पूरा पूरा 5 बार कट गया,
इसीलिए मैंने किया ताकि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान बन जाए। उसको अप्रोक्सीमेशन मेथड बोलते हैं। यानी कि 1 लाख लगभग 1,65,000 उसको लौटाना है। लेकिन उसने लौटाया लगभग 1,07,000 रुपया। भाई जब हमने यहां पर अजम्पशन किया है तो यहां पर भी अजम्पशन कर लो। 1,07,062.5 मत मानो, इसको 1,07,000 मान लो कि उसे 1,07,000 रुपया लौटा लौटा दिया। तो स्कूटर की कीमत कितनी होगी, इसमें से ये घटा दो, लगभग 58,000 रुपया। लेकिन वो 58,000 से ज्यादा होगी, 58,000 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, 58,000 से थोड़ी सी ज्यादा। कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। देखा, अप्रोक्सीमेशन से भाई, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना, अप्रोक्सीमेशन नाम की चीज आपको आनी चाहिए। अप्रोक्सीमेशन नाम की चीज आपको आनी चाहिए, है ना। पॉइंट पॉइंट में फंसोगे, चीजों में बहुत लंबे चले जाओगे। आप यहां पर 81 गुणा पहले इसमें करते, फिर 16 से डिवाइड करते, बड़ा लंबा आपको जाना पड़ता, बहुत लंबा जाना पड़ता आपको, है ना। तो आपने क्या किया, आपने इसको 80 मान लिया, 16 पंजे 80, पूरा 5 बार कट गया, 5 गुणा इसमें की 1 लाख, लगभग 1,65,000 उसको लौटाना है, लगभग, है ना। और 1,07,062.5 रुपए का मतलब मैंने 1,07,000 लगभग वो इतना दे चुका है। बचा हुआ स्कूटर, इसमें से इसको घटा दो, लगभग 58,000 से ज्यादा उसको पैसा उसको स्कूटर का बनता है, वो 60,000 का स्कूटर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंकित भारती, हो जाएगा भाई। चलो, एक सप्ताह में चाय के थैले के मूल्य 350, 280, 340, 270, 360, 310 और 300 थे। प्रास रेंज बतानी है। ये अप्रोक्सीमेशन चीजें हैं, कभी फुर्सत में पढ़ना है अप्रोक्सीमेशन, भूल जाओगे अच्छी अच्छी चीजों को। पता है, अप्रोक्सीमेशन में फेंकनी पड़ती हैं चीजें, इधर से उधर, इधर से उधर। लोग अक्सर अप्रोक्सीमेशन को तुक्के का नाम देते हैं, लेकिन वो तुक्का नहीं होता, वो ही तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि हाँ मैं इसे ऐसे कर सकता हूं, तो ये आप कर पाओगे। चलो, देखो, एक सप्ताह में चाय के थैले, बच्चे परास क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोई बताएगा? रेंज, परास, परास क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस, वैल्यू का डिफरेंस, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस ही परास होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ढूंढो, मिनिमम वैल्यू ढूंढो, उनका डिफरेंस देख लो, वही रेंज हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 350, 280, 340, 270, 360 मैक्सिमम है। मिनिमम कौन सी है? मिनिमम 270 है। डिफरेंस कितना आया? 90। यही परास हो जाएगा, यही रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ये तो आसान है यार, इसमें तो आपको खुद को करना चाहिए। खुद कह दो गुरुजी मत कराओ, ये तो हम कर लेंगे। ऐसे काश एक सवाल के लिए तो तुम्हारी तरफ से आ जाए, मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए। लेकिन तुम लोग इतने इतने आलसी हो कि मास्टर ही करे सब कुछ। चलो करते हैं, कोई बात नहीं। देखो, ब्रैकेटों को सॉल्व करना है बच्चों, इतना बड़ा सवाल है। अगर मैं इस ब्रैकेट को और इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके पहले सिंगल वैल्यूज में लिख दूं तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। आंसर नहीं मतलब मेरी चीजें मुझे बहुत शॉर्ट हो जाएंगी फिर। तो पहले इस ब्रैकेट को टारगेट करते हैं। नहीं, खुद से कर लेंगे सर, नहीं। अबे बाद में तुम ही लोग ऐसे हो जो कमेंट बॉक्स में लिखते हो कि मास्टर जल्दी कराने के चक्कर में छुड़वा दिया सवाल। तुम ही लोग कमेंट करोगे सबसे पहले। तो मास्टर बुराई नहीं लेना चाहता तो मास्टर कराएगा आपको। तो देखो यहां पर चलो, इस सवाल को करेंगे। मैं मास्टर नहीं हूं यार, मैं अभी नया नया मास्टर बना हूं। मैं अभी तो आपकी तरह पढ़ के निकला हूं। तो मास्टर नहीं, मास्टर तो वो होते हैं जो 50-50, 55-55 साल के होते हैं, वो मास्टर होते हैं। ये तो यार भाईचारा है हमारा और तुम्हारा, तो क्यों टेंशन लेते हो। यहां पर आ जाओ, कितना होगा? 2/3 मल्टीप्लाई 5 एकम 5 में से 2 गए, 3/5 और इंटू 5, 5 से 5, 3 से 3 आया 2। देखो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके आया 2। इस वाले ब्रैकेट से क्या मिलेगा? 9/8 ऑफ, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। इससे मिल गया 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 डिवाइडेड बाई 3/4। इस ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 गया, 2 दूनी 4, 1/2। अब आप डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में बदलते हो तो ये चीज पलट जाएगी, 2/1, 2 से 2 गया, यहां से 3 मिला। दोनों ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया, दोनों ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया। बचा क्या? 120
डिवाइडेड बाई, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके मिला 2 प्लस क्या मिला 3, है ना। 120 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 60 प्लस 3 63। क्लियर? ओके नेक्स्ट। दो अंकों वाली दो संख्याओं का में से 19 है और उनका योगफल 152 है, तो उनके बीच के अंतर क्या होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल आपके सामने आता होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल। उसने कहा दो अंकों वाली संख्या है, अगर दो अंकों वाली संख्या कोई ए रेशियो बी में होता है जहां पर ए और बी को प्राइम नंबर सह अभाज्य को प्राइम पेयर है, यानी कि जिसमें से कुछ भी कॉमन ना आ सके वो को प्राइम पेयर होती है। अगर ऐसा है तो वास्तविक संख्या पता क्या हो जाती है, HCF गुणा ए और दूसरी हो जाएगी HCF गुणा बी। ये वास्तविक संख्या हो जाती है, HCF से गुणा कर देते हैं। तो HCF तो 19 है, तो क्या संख्या 19A और 19B हो जाएंगी। बहुत अच्छे। योगफल 152 है, तो क्या 19A प्लस 19B बराबर 152 हो जाएगा। तो A प्लस बी, अगर मैं 19 को बाहर ले लूं तो A प्लस बी कितना होगा 152, 19 अट्ठे 152, A प्लस बी बराबर 8। अब हमें पॉसिबल पेयर निकालनी है, हमें पॉसिबल पेयर्स निकालनी है कि पॉसिबल पेयर क्या क्या हो सकती है ना। संभाविक जोड़े क्या क्या हो सकते हैं, संभाविक युग्म क्या क्या हो सकते हैं। अब 8A प्लस बी 8 है, तो क्या 1 और 7 को जुड़कर 8 बनेगा, क्या 2 और 6 को जुड़कर 8 बनेगा, 3 और 5 को जुड़कर 8 बनेगा, 4 और 4 को जुड़कर 8 बनेगा। और तो कोई पॉसिबल पेयर नहीं है, रिपीट हो जाएंगे वापस, यही पॉसिबल है। अब आप इसमें से उस पेयर को हटा दो जो पेयर को प्राइम नहीं है, जो पेयर सह अभाज्य नहीं है, उस पेयर को हटा दो, वही आपका आंसर होगा, मतलब आंसर के पास ले जाएगा आपको। क्या 2 और 6 हमारी पेयर बन सकती है, भाई यहां पे तो 2 कॉमन आ रहा है, तो ये पेयर को मैं नहीं लूंगा क्योंकि ये को प्राइम पेयर नहीं है। क्या 4 और 4 को मैं ले सकता हूं, नहीं, ये भी को प्राइम पेयर नहीं है। यानी कि ए और बी के जो संभावित मान है या तो एक साथ होंगे या 3 5 होंगे संभावित मान। अब मेरे पास संख्या 19A और 19B है, अगर एक साथ संभावित मान है, ए का मान 1 और बी का मान 7 रखेंगे तो संख्या मिलेंगी 19 एकम 19 और 19 सत्ते 133, ये दो संख्या मिलेंगी। अगर संभावित मान 3 और 5 रखोगे तो 19 3 57 और 19 पंजे 95, ये संख्या मिलेंगी। कौन सी पेयर लूं, दो अंकों वाली संख्या है, तो दो अंकों वाली संख्या के लिए तो 3 अंक वाला हट जाएगा, ये संख्या मिलेगी 57 और 19। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैंने इन दो पेयर को हटाया क्योंकि ये को प्राइम नहीं थी, इन दो से मैंने संख्या बनाई, दो अंकों वाली संख्या नहीं मिली, ये ही मिली, ये आंसर हो जाएगा। इनके बीच का अंतर बता दो भैया कितना आएगा, 15 में से 7 गए 8 और 8 में से 5 गए 3, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी सी। ये है सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, 18 27 68 का चौथा समानुपाती क्या होगा। देखना, मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं। ए और बी का मध्यानुपाती, मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन होता है रूट ए बी। ए बी का तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, और ए बी सी का चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ प्रोपोर्शन होता है बी सी अपॉन ए। ठीक है, ये सारा रिवीजन मैंने करा दिया, कुछ भी सवाल में आपसे पूछ सकता है। उसने कहा चौथा समानुपाती क्या होगा ए बी सी का, वो तो बी सी बाई ए होता है, यानी कि 27 गुणा 68 बटे 18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 से जाएगा 34 और 34 तिया कितना होता है 102, ऑप्शन नंबर सी। बहुत स्पीड से आप लगा के आगे दौड़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सवाल बचे हैं बस। इस सवाल को बताएंगे, बहुत गजब का सवाल है, मैं अगर लगाना चाहूं तो इस पे ट्रिपल स्टार लगाऊंगा, ट्रिपल स्टार लगाऊंगा। हार्ड नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि का
7 वर्षों की अवधि के लिए साधारण ब्याज। सवाल ने जो थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे ले आया है ना सवाल आपको, वो ये ले आया साधारण ब्याज कह के। साधारण ब्याज कहा, सवाल रिलैक्स मोड पे आ गया। उसने कहा कि साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, छठे और सातवें वर्ष की अवधि के दौरान दोनों वर्ष का अर्जित ब्याज 292 रुपया है, छठी और सातवें वर्ष का। क्या साधारण ब्याज कभी चेंज होता है? जो पहली साल का है वही दूसरी का, वही तीसरी का, वही 10वीं का, वही 20वीं का, वही 100वीं का। साधारण ब्याज तो हर साल बराबर रहता है। अगर उसने कहा छठी और सातवीं वर्ष का दोनों वर्षों का ब्याज 292 है, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज 292 है, और परिपक्व राशि, यानी कि परिपक्व राशि मतलब होती है मिश्र धन, 7 साल बाद इतना पैसा बन गया वो, तो ब्याज की दर क्या होगी? अब मुझे एक बात बताओ कि छठी और सातवीं वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज था वो 292 है, यानी कि 2 साल का, छठी साल और सातवीं साल, 2 साल का साधारण ब्याज 292 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 1 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 292 और बटे 2, यानी कि 146। बच्चे यही साधारण ब्याज हर साल रहा होगा। ये 146 रुपया, पहली साल भी 146, दूसरी साल भी, तीसरी भी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, हर साल 146 रुपया ब्याज रहा होगा। हर साल 146 रुपया। तो 7 साल बाद पैसा इतना हो गया, 7 साल के लिए दिया। अगर मुझे मूलधन चाहिए बच्चे, अगर मुझे प्रिंसिपल चाहिए, तो क्या मैं 3942 में से 7 साल का ब्याज घटा दूं? भाई इतना तो पैसा हो गया। अगर मैं 3492 में से 7 साल का ब्याज हटा दूं तो मेरा मूलधन, मेरा प्रिंसिपल मुझे मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो 1 साल का अगर 146 है तो 3942 में से 7 साल का ब्याज घटा दो, 7 साल का। तो 7 छिंग 42 हासिल के 4, 7 चौक 28, 4 32 हासिल के 3, 7 एकम 7 3 10, 1032। 3942 में से 1032 घटा दो, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 9 और 2910। कितना आएगा? 2910 रुपया। 2910 रुपया ये आ गए। सही क्या है ना? 7 छिंग 42 हासिल के 4, 7 चौके 28 और 4 32, ये 32 आएगा। ठीक है ना भाई? 7 छिंग, अरे सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, 7 छिंग 42 हासिल के 4 और 7 चौके 28, 4 32 का 2 हासिल के 3, 7 एकम 7 3 10, 1022 आएगा। ठीक है, तो इसको आप घटाओ, 0, 4 में से 2 गए 2, 39 में से 10 गए 29, ये आएगा 292, माने कि 29,000, सॉरी 2920 रुपया ये मूलधन है। 2920 रुपया। अब मुझे चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चे पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100, ये होती है दर। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि 1 साल का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। अब 1 साल का ब्याज तो आपके पास है 146 रुपया। 146 रुपया 1 साल का मूलधन आपने निकाल लिया, मिश्र धन में से 7 साल का ब्याज घटाकर 292 और लास्ट में 0, 2920 और इंटू 100। ये गया, ये पूरा 2 बार, ये पूरा 5 बार। कितने परसेंट ब्याज आ गया? 5% आ गया। ऑप्शन नंबर ए। इंटरेस्टिंग सवाल है, फिर से इसको नोट करके और फिर से खुद से करना। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, सेक्टर का क्षेत्रफल पूछा है। 4π/5 है, तो केंद्रीय कोण बताना है। देखो ये होता है सेक्टर। किसी भी सर्कल में से हल्का सा एक, किसी पिज्जा में से एक पीस अगर हम काट लेते हैं वो सेक्टर होता है। ये थीटा होता है, ये रेडियस होता है। इसका जो क्षेत्रफल होगा ना, जो इसका एरिया होगा, वो होता है θ/360 इंटू πr²। ये होता है एरिया किसी भी सेक्टर का, किसी भी त्रिज्या खंड का एरिया। θ/360 इंटू πr² लिख लेंगे इसे कॉपी में, अगर आपको नहीं पता है तो। त्रिज्या कितनी दी हुई है? 2 सेंटीमीटर की। क्षेत्रफल दिया हुआ है ये, तो θ/360 इंटू पाई का मान 22/7, पाई का मान पाई रहने दो, आगे पाई ही है। r², r है 2 तो 4 बराबर कितना? 4π/5। 4π से 4π गया,
ये जाएगा 72, 72 उधर जाएगा, थीटा का मान कितना आ गया 72 डिग्री आ गया। नेक्स्ट, एक खुदरा विक्रेता ने 250 केजी अनाज खरीदा और इसे इस प्रकार बेचा, इसे इस प्रकार बेचा कि उसके अपने द्वारा 160 केजी के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ हो। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? 160 केजी के लिए किया गया भुगतान यानी कि 160 केजी के क्रय मूल्य के बराबर उसे प्रॉफिट हुआ है, लाभ। इस तरह के सवालों में अक्सर हम देखते हैं कि उसे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अभी नहीं हुई भाई, ज्वाइनिंग हो जाएगी यार, भगा रहे हो मुझे। देखो, उसे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? ओवरऑल तो उसे प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। और मुझे एक बात पता है कि लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय, बेचने वाले सेलिंग प्राइस में से मैं क्रय मूल्य घटा देता हूं। अब लाभ तो उसे 160 केजी के क्रय मूल्य के बराबर हुआ है, तो लाभ के नीचे लिख दो 160 और क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर सौदा, लेन देन कितनी वस्तुओं का हुआ, कितने का हुआ 250 केजी का अनाज का लेन देन हुआ है। तो एस विक्रय मूल्य के नीचे 250 एसपी और क्रय मूल्य के नीचे 250 सीपी। आप यहां से सीपी और एसपी का रेशियो बताओ क्या होगा? हम्म 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 हम्म। चलो, सीपी को इधर ले आओ, 160 में 250 जुड़ेगा भाई, यहां पाएगा 0, 5 और 6 11, हासिल का 1 2 और 1 3 और 4, 410 सीपी बटे 250 एसपी। 0 से 0 गया। अगर मैं आपसे कहूं सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी के सामने 25, एसपी के सामने 41। कोई चीज 25 रुपए में खरीद कर मेरे भाई 41 में बेच दी गई, तो कितने का फायदा हुआ? क्या उसको 16 का फायदा हुआ? कितने पर? 25 पर और इंटू 100, 25 चौके 100, 64%। कितने का? 64% का। ऑप्शन नंबर सी। जी हरिंदर भाई जी। चलो, वाई किसी काम को पूरा करने में एक्स से 5 दिन ज्यादा समय लेता है। मान लो एक्स ने लिया 10 दिन, वाई लेगा 15 दिन। एक्स ने लिया 20 दिन, वाई लेगा 25 दिन। 5 दिन ज्यादा लेता है वाई। एक साथ काम करते हुए वे 6 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। वाई अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ऑप्शन से जाना है। शायद ये सवाल हो गया था कल, नहीं। ऑप्शन से जाना है कि मैंने माना वाई गया 15 दिन में, वाई ने उस काम को किया 15 दिन में, तो एक्स से 5 दिन ज्यादा लिए हैं इसने। अगर वाई ने 15 दिन में किया है तो एक्स ने क्या 10 दिन में किया होगा? अब मैंने y को 15 माना, यह बात जस्टिफाई मैं कैसे करूंगा? मैं देखूंगा कि दोनों ने जो मिलकर काम करेंगे ना इस 10 और 15 से, वो 6 दिन होना चाहिए। वो दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। अगर यहां से y को 15 मानने पर x तो 10 आ गया, क्योंकि y से 5 दिन कम है वो। अगर ये दोनों का एलसीएम आ गया कितना? 30, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। टोटल काम है 30 और दोनों की क्षमता मिलकर है 5। दोनों ने किया 6 दिन में, ये 6 आ गया ना। और अगर ये आ गया तो यानी कि y का मान जो 15 में मान के चला हूं वो बिल्कुल सही है। y का मान जो 15 में मान के चला हूं बिल्कुल सही मान के चला हूं। अगर ये 6 नहीं आता तो फिर मैं अगले ऑप्शन पे जाता। और लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहा, 8 पेनों को 75 में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 372 में कितने पेन बेचने चाहिए? ये सवाल जो है ना कि इतने चीज इतने में बेचने पर इतने परसेंट की हानि, इतनी चीज कितने में बेचे कि उतने परसेंट का लाभ हो, 1 लाइन का सवाल बना दूंगा इसे। ये मेथड से मैं करता हूं, प्रोपोर्शन मेथड से। किससे? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मेथड से मैं इस तरह के सवालों को करता हूं। प्रोपोर्शन मेथड होता क्या है? देखो, आपने देखा होगा A अनुपात B और समानुपात C अनुपात D। इसका मतलब क्या होता है? A बटे B और समानुपात मतलब बराबर C बटे D। इस मेथड से मैं इस सवाल को आपको करके दिखाऊंगा। कैसे? अब देखना आप, ऊपर तो रखना है मूल्य और नीचे वस्तु। बस इस सवाल में आपको यह चीज ध्यान में रखनी है कि 8 पेन का मूल्य अगर 75 है तो एक पेन का कितना है? 75 बटे 8।
ऊपर 75 रुपया मूल्य रखा और नीचे 8 वस्तु। अनुपात, उसे 25% की हानि हुई है ना, सामने देखना 25% की हानि हुई है ना, तो कितने में उसने बेचा होगा? क्या 75 यूनिट में बेचा होगा? 75 लिख दो, समानुपात। दूसरी बार उसने कहा 372 में कितने पेन बेचे, मूल्य ऊपर 372 ऊपर और कितने पेन बेचे हमें नहीं पता, मैंने मान लिया ए पेन वो बेचेगा। अनुपात के उसे 24% का लाभ हो। बच्चे 24% के लाभ का मतलब 124% में बेचेगा। अब आप इसको एडजस्ट कर लो कि 75/8 गुणा 75, भाई अभी बताया था ना ए बटे बी, इसका मतलब बराबर 372/ए गुणा 124। 75 से 75 गया, ये पूरा 3 बार गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का मान कितना आ गया? 8 तिया 24, यानी कि वो 24 पेन बेचेगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 25 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू बताना कैसा रहा आज की क्लास का एक्सपीरियंस, ताकि मैं अगली क्लास को और अच्छा आपके लिए बना सकूं। हालांकि मैं रोज कोशिश करता हूं कि पिछली क्लास से बेस्ट आपको क्लास दी जाए, ताकि आपको यहां पर अगर आप 1 सवा घंटा दे रहे हो तो आपके वैल्यूएबल टाइम हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।